और वो भी सोना गिरवी रखा जा रहा है, वो भी चुपके से। क्या देश के हालात इतने खराब हो गए? तो जी हां, देश के हालात इतने ही खराब हुए थे। 1947 के बाद की कंडीशन ऐसी थी कि लोगों को जिंदा रखना ये पहली प्राथमिकता थी। आर्थिक हालात सही नहीं, बहुत खराब हो चुका है। लेकिन आज तक आप लोगों ने भरोसा किया है तो आगे भी भरोसा कीजिए, और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आर्थिक हालात को 2 से 3 महीने में सुधार के दिखाऊंगा। ये मनमोहन सिंह का वादा था, आप उसको डायलॉग कह सकते हैं। 6 जुलाई 1991 तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चुपके से भारत का सोना गिरवी रखने का फैसला कर लिया। जी हां, चुपके से। तो कौन से ऐसे हालात थे? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति थी या फिर कोई प्लानिंग? चुपके से सोना गिरवी रखा जा रहा था, लेकिन इसकी खबर इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार शंकर अय्यर को हो गई, और फिर इंडियन एक्सप्रेस में खबर प्रकाशित हो गई। दूसरे दिन तो फिर खैर भूचाल आ गया पूरे देश में। जब खबर आम हुई, प्रकाशित हुई, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, अपना आत्मसम्मान गिरवी क्यों रख रही है। आत्मसम्मान, ये वही सोना जो भारत की धरोहर हुआ करता है, आरबीआई का अपना धरोहर, उसकी वही पहचान, और वो भी सोना गिरवी रखा जा रहा है, वो भी चुपके से। क्या देश के हालात इतने खराब हो गए? तो जी हां, देश के हालात इतने ही खराब हुए थे। दशा ये थी कि विदेश से आयात कराने भर का सिर्फ 20 दिन का पैसा हमारे पास बचा हुआ था। 20 दिन के बाद भूखमरी आ जाती। लेकिन आज के डेट, जब मैं 2026 में बैठ करके वीडियो बना रहा हूं, आपसे जब मैं बात कर रहा हूं, तो आज की दशा यह है कि भारत के पास वही सोना का जो भंडारण आरबीआई के पास है, वह 800 टन से ज्यादा है। हालांकि भंडारण के मामले में दुनिया में भारत 9वें स्थान पर, पहले तो अमेरिका बना हुआ है। लेकिन जो अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बात कहा कि सिर्फ 20 दिन का आयात करने की क्षमता, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ था। लेकिन आज के डेट की अगर भारत की बात कर लिया जाए तो भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो आखिर 1991 में हुआ क्या था? क्यों देश का सोना गिरवी रखने की जरूरत पड़ी थी? और मनमोहन सिंह ने वो सोना गिरवी रखने का जो फैसला किया, क्या वो फैसला सही था, या उसके पीछे उनकी कोई गलत मंशा या सोची समझी रणनीति थी, या उनका अच्छा कदम था? क्या था? तो आइए जानते हैं उस 1991 में बने हुए हालात। इसको 2 नजर से देखा जा सकता है। एक तो तात्कालिक कारण और एक लंबे समय से बनी हुई परिस्थितियां। तात्कालिक कारण की बात कर लिया जाए तो विश्व का पूरा असर पड़ा था, और विश्व शीत युद्ध से उभरा हुआ था। अमेरिका और सोवियत संघ का जो आपसी झगड़ा था, आपसी जंग थी, वो लंबे समय से चली। सोवियत संघ टूट चुका था, लेकिन 1991 में सोवियत संघ और अमेरिका का जो ये झगड़ा था, ये खत्म, कहने के लिए खत्म हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो अब जन्म ले रही थी, खाड़ी युद्ध शुरू हो गया था, और पूरी दुनिया तेल पे डिपेंड थी, खाड़ी देशों पे। और खाड़ी युद्ध जब शुरू हो गया था, इराक कुवैत पर हमला कर चुका था, अमेरिका की नजर इराक पे थी। अब ये जो परिस्थितियां पैदा हुई, तो भारत तेल के लिए इराक पर डिपेंड था, और तेल की कीमतों में इतना उछाल आया। हालांकि आज के हिसाब से तब भी सस्ते थे, लेकिन उस वक्त के हिसाब से वो जो तेल की कीमतें बढ़ी, हमारे लिए सरदर्द पैदा हो गई। और हमारे पास जो कुछ भी रिजर्व बचा हुआ था, फॉरेक्स रिजर्व, यानी अगर ये कहा जाए कि विदेशों से आयात करने की जो हमारे पास क्षमता बची थी, वह बमुश्किल 20 दिन की बची थी। 20 दिन के बाद दशा ये थी कि हम खाए बिना मरने लगते। हमारे पास जो हो रहा था हम वो तो खा सकते थे, बाकी जो विदेशों से आयात होते, सारी दुनिया देखिए आयात और निर्यात पे चलती है, फिर हमारे पास इतनी क्षमता नहीं रह जाती, फिर हम करते तो क्या करते? ऐसी कंडीशन में सरकारों ने फैसला लिया, और सरकारों ने, मैं जब कह रहा हूं तो फिर थोड़ा सा आपको 2 साल और पीछे चलना पड़ेगा। राजीव गांधी की सरकार गिर चुकी थी। 89 में चुनाव हुआ, कांग्रेस
बड़ी पार्टी के रूप में बन के उभरी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं आया। तो फिर कांग्रेस ने फैसला किया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, और जब कांग्रेस ने फैसला किया कि हम सरकार नहीं बनाए, तो फिर बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनता है। बीपी सिंह की गवर्नमेंट भी बड़ी लंबी नहीं चली, फिर उसके बाद से बीपी सिंह के बाद से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनता है। चंद्रशेखर भी मुश्किल से 7 महीना प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर भी देश के हालात से इतने जूझ चुके थे। और अच्छा, चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे तो वित्त मंत्री हुआ करते थे यशवंत सिन्हा। दशा उसी वक्त बहुत खराब हो चुकी थी। इन लोगों ने मिलकर के मार्च के महीने में यह फैसला लिया कि देश का गोल्ड गिरवी रखा जाए, गिरवी ना रखा जाए, बेच दिया जाए। इन लोगों ने फैसला लिया और जो देश का गोल्ड था वो गिरवी रखने का फैसला किया, और गिरवी नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, बेचने का फैसला किया। और इन लोगों ने वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की सहमति से ये जो है गोल्ड बेच दिया गया। 20 टन गोल्ड बेच दिया गया। शर्त यह थी कि जब हमारे पास पैसा होगा तो पुनः इसको हम खरीद सकते हैं। एक शर्त के साथ बेचा गया था। उस वक्त यह खबर किसी को नहीं पता चली थी। खैर, चुनाव शुरू हो गए थे। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे। चुनाव चल रहे थे। 20 मई 1991 को देश में चुनाव का पहला चरण पूरा हुआ था। राजीव गांधी कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे और तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में चुनाव प्रचार करने गए थे। फिर वहां पर उनकी हत्या हो जाती है। चुनाव कुछ दिन तक टाला गया। 21 मई को उनकी हत्या होती है। चुनाव कुछ दिन तक टाल दिया गया। खैर, फाइनली रिजल्ट आता है। राजीव गांधी तो रहे नहीं। कांग्रेस बहुमत में लौटती है और प्रधानमंत्री बनते हैं नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते थे। नरसिम्हा राव एक बात समझ रहे थे कि देश के हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। मतलब दशा यह है कि कुछ दिन के बाद से हम भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। फिर इन्हें एक नाम सुझाया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह जो उसके पहले आर्थिक सलाहकार रह चुके थे, वो देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत ही बारीकी से नजर रखे हुए थे। उसके पहले वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। ये पूरी बारीकी से वो जानते थे। तो मनमोहन सिंह को बुलाया गया और मनमोहन सिंह को कहा गया कि भाई आप वित्त मंत्री बनिए। मनमोहन सिंह ने पहले इनकार कर दिया था, लेकिन कहा गया ना, देश की स्थिति आज के डेट में ऐसे मोड़ पर है कि इसे सिर्फ आप संभाल सकते हैं। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनने को तैयार होते हैं और जब पूरी कैबिनेट बैठती है पहली बार, तो फिर वहां मनमोहन सिंह ने कहा कि देश का जो गोल्ड है उसे एक बार और गिरवी रखना जरूरी है। भाई हमको आगे बढ़ने के लिए, हमको बिजनेस करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, और पैसा कहां से आएगा। और दशा यह हो गई थी कि जब चंद्रशेखर सरकार अपना बजट तक नहीं पास कर पाई, अंतरिम बजट जब वो पेश किए थे, फिर उसके बाद उनकी सरकार चली गई थी, यानी कि पूर्ण बजट के रूप में वो कन्वर्ट नहीं हो पाया था। तो फिर उसके बाद से वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत को निवेश ग्रेड में और नीचे धकेल दिया, जिससे अल्पकालिक ऋण प्राप्त करना भी असंभव हो गया। दुनिया में कोई भारत को ऋण देने को तैयार नहीं था। दशा यह हो गई कि विश्व बैंक और आईएमएफ ने अपनी सहायता बंद कर दी। इंटरनेशनल मार्केट में डिफॉल्टर घोषित होने का खतरा बढ़ गया था भारत के पास। भुगतान में चूक से बचने के लिए चंद्रशेखर को सोना गिरवी रखने की अनुमति देनी पड़ी थी चंद्रशेखर के टाइम पे। ठीक है, तो दशा बहुत खराब हो गई थी। और ऐसी कंडीशन में फिर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह फिर फैसला लेते हैं कि 20 टन सोना जो है वो बेचा जा चुका था। 47 टन सोना एक बार और गिरवी रखने का फैसला, और यह फैसला था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। अब मनमोहन सिंह का फैसला क्यों था, इसके पीछे क्या सोची समझी रणनीति, अब जरा उस पर नजर दौड़ाते हैं। यह भी मैंने बताया था कि 20 को चुनाव हो रहा था, 21 को राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद से फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ 20 दिन का बचा हुआ था, यानी कि आप मोटे भाषा में समझें तो तेल खरीदने का पैसा सिर्फ 20 दिन बचा हुआ था। लेकिन चलिए 20 दिन का बचा हुआ था, 20 दिन के बाद हम क्या करते। जैसे आपके पास अगर आपके पॉकेट में 20 दिन की आमदनी बची हुई है, 20 दिन का पैसा बचा हुआ है, तो वो खर्च हो जाएगा। फिर अगले दिन आप क्या करेंगे। तो ये तो तत्कालिक कारण था। जब खाड़ी युद्ध शुरू हो गया था, विश्व की जो परिस्थितियां थी उसका असर भारत पर पड़ा था। लेकिन
इसका एक लॉन्ग टाइम भी जो प्रभाव था वो था। क्या था? 1947 में जब हम आजाद हुए थे तो मनोवैज्ञानिक रूप से अभी भी हम दबाव में थे। दुनिया के किसी कंपनी को हम अपने आने नहीं देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापार करने ही आई थी और बड़े प्यार से हम उसको कालीन बिछा के उसका स्वागत किए थे और फिर पता ही चला कि वो व्यापार करते करते हमको गुलाम बना के चली गई थी। तो फिर हम इतने डरे हुए थे कि दुनिया की किसी भी कंपनी को अपने आने नहीं देना चाहते थे। बाकायदा इतने सख्त नियम हमारे यहाँ थे, जिसको उस जमाने में लाइसेंस राज कहा जाता था। लाइसेंस राज यानी कि कोई भी कंपनी आएगी, वो चाहे भारत की अपनी कंपनी हो चाहे विदेश की कोई, तो लाइसेंस लेना पड़ता था। और लाइसेंस कितने कड़े प्रावधान थे कि वो सरकार मतलब पूरी तरह से वो निगरानी में थी कि हाँ भाई कोई वो गलत काम ना कर पाए। और इस तरीके से ये था कि कोई कंपनी आती भी नहीं थी, उसे लाइसेंस राज कहा जाता था। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा नहीं दिया। आजादी के बाद से हिंदुस्तान के इतने बड़े क्षेत्र को, भाग को, भूभाग को और लोगों तक आजीविका का साधन मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार ने अपने सर पे ले लिया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की देन थी। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक एक लोगों तक कैसे रोजगार पहुंचाया जाए, गवर्नमेंट ने पंचवर्षीय योजना बनाकर के इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली थी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना ये उस वक्त के हालात के हिसाब से सही नहीं था। उस वक्त जो भी हुआ, गवर्नमेंट जो कुछ भी, एक सुई से लेकर के हवाई जहाज बन रहा था वो भी गवर्नमेंट बना रही थी, प्राइवेट सेक्टर था नहीं। तो फिर शुरुआत में तो अच्छा लगा, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते पता ये चला कि चाहे सुई बनाना हो और चाहे हवाई जहाज बनाना हो, सब कुछ गवर्नमेंट बना रही है, सारा पैसा गवर्नमेंट का लग रहा है। धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो घाटे में जा रही थी, लेकिन उनके कर्मचारियों को वेतन देना हो, जो भी उस सेक्टर में लगे थे उनको सैलरी जो देना वो गवर्नमेंट तो दे ही रही थी। मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जहां से आ कुछ नहीं रहा था और सैलरी के नाम पे गवर्नमेंट का जा बहुत कुछ रहा था। और ऐसे करते करते हम 1990 तक पहुंच चुके थे। मतलब अब आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट सिर्फ दे रही थी लोगों को पालने के नाम पर, लोगों को आजीविका के नाम पर सिर्फ दे रही थी, रिटर्न में आप कुछ नहीं रहता। सब्सिडी खूब दी जाती थी उस जमाने में। जैसे अभी कुछ साल पहले आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलेंडर पे सब्सिडी खत्म किया था इन्होंने, तो बड़ा बवाल हुआ था। अब सोच के देखिए कि ऐसी ऐसी बहुत सारी सब्सिडी दी जाती थी, उस वक्त जरूरत थी। 1947 के बाद की कंडीशन ऐसी थी कि लोगों को जिंदा रखना ये पहली प्राथमिकता थी। तो फिर 1947 से हम 90 तक आ चुके थे। लोग धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़े हो गए थे, लेकिन गवर्नमेंट हमारी गरीब हो चुकी थी। अब उस वक्त प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, अब इन लोगों की जो जोड़ी है वो एक नया कारनामा करने को तैयार बैठी थी। अब इनकी प्लानिंग थी, मनमोहन सिंह का जो प्लान था वो अब क्या है, ध्यान से समझिएगा। अब मनमोहन सिंह ने 47 टन सोना यानी कि 47,000 किलो सोना गिरवी रखने का फैसला किया। इस बार बेचने की बारी नहीं थी, इस बार गिरवी रखना था। और गिरवी रख के पैसा कितना लिया, $405 मिलियन का धन जुटा लिया। $405 मिलियन का धन जुटा लिया, यानी कि अब हमारे पास इतना पैसा हो गया कि कम से कम 2-3 साल तक अब टेंशन नहीं था। कम से कम इतनी क्षमता हो गई ना, खाए बिना मरने की वाली कंडीशन तो नहीं रही ना। अब हम सोचने की क्षमता तो रख सकते हैं, ठीक है, बैठ के प्लानिंग करेंगे। अब इतना सब कुछ कर लिया गया और फिर उसके बाद से खबर तो आम हो ही चुकी थी। मनमोहन सिंह ने पूरी प्लानिंग की थी कि यह बात आम जन तक ना पहुंचे, इसीलिए चुपके से रख रहे थे। वो भारत के लोग जिस तरीके से अपने आप पर एकदम भरोसा करते थे, गर्व करते थे, हिंदुस्तान की आन बान शान से जैसे जीते थे वैसे जीते रहे। लेकिन खैर खबर तो आम हो ही चुकी थी और लोग जान चुके थे। फिर मनमोहन सिंह अपना वित्तीय सत्र जब शुरू होता है तो अपना भाषण देते हैं और लोगों से कहते हैं कि हां, बात सही है कि देश के आर्थिक हालात सही नहीं।
बहुत खराब हो चुका है। लेकिन आज तक आप लोगों ने भरोसा किया है तो आगे भी भरोसा कीजिए, और मैं उम्मीद दिलाता हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आर्थिक हालात को 2 से 3 महीने में सुधार के दिखाऊंगा। ये मनमोहन सिंह का वादा था, आप उसको डायलॉग कह सकते हैं। और फिर मनमोहन सिंह ने बाकायदा नवीन आर्थिक नीति जारी की। नवीन आर्थिक नीति, जिसे आर्थिक उदारीकरण कहा जाता है। अच्छा, मनमोहन सिंह जब ये प्लान कर रहे थे तो सोना जो गिरवी रखना था वह 3 किस्तों में गिरवी रखना था। 47,000 किलो, ये 3 राउंड में गया था। इंग्लैंड और जापान के बैंकों से ये सौदा तय हुआ था कि भाई आपके जाना है, लेकिन इंग्लैंड और जापान ने साफ कह दिया कि सोना हम आपके यहां से नहीं, जो रखा है वो गिरवी नहीं लेंगे, आप बाहर कहीं भेजिए, वहां से गिरवी रखा। तो फिर वही प्लानिंग हुआ था और इसी के चक्कर में जो है सोना बाहर भेजा गया था। खैर, मनमोहन सिंह ने जो प्लान तैयार किया उसे कहते हैं एलपीजी। एलपीजी देख लीजिएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब इसका मतलब क्या है, शब्दों में सारा मतलब छुपा हुआ है। इसके पहले मैंने अभी बात की कि भारत कंपनियों के मामले में, किसी भी विदेशी कंपनियों के मामले में भारत बहुत ही सख्त हुआ करता था। एक कहावत होती है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता था। तो हम कंपनी के चक्कर में गुलाम बने थे, इसीलिए कंपनियों को आने नहीं देना चाहते थे। लेकिन 1991 आते आते मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री जब आता है तो वो सोचता है कि इसमें सही और गलत क्या है। अब वो दुनिया खत्म हो चुकी थी। अब वो दुनिया खत्म कि जब कोई कंपनी जाकर किसी दूसरे देश पे राज कर ले, अब वो जमाना खत्म हो चुका था, वो दुनिया भी खत्म हो चुकी थी, वो सारे राजतंत्र खत्म हो चुके थे और दुनिया बदल चुकी थी। अब यहां पे बात है उदारीकरण, यानी हमको उदार होना होगा। सुई से लेकर के हवाई जहाज बनाने में जो गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है उससे ढील देना होगा। अब प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना होगा। प्राइवेट सेक्टर को पूरी छूट दीजिए कि वो फैक्ट्री बैठा है, वो अपना पैसा लगाए, अपना मुनाफा कमाए, और जो मुनाफा कमाए उसमें गवर्नमेंट का 1 रुपया ना लगे। सीधी सी बात, अपनी फैक्ट्री लगाए, मुनाफा कमाए, और जो मुनाफा कमाए टैक्स के नाम पे कुछ गवर्नमेंट को भी दे। मतलब गवर्नमेंट का लगा कुछ नहीं, उल्टे गवर्नमेंट को प्रॉफिट है। उदारीकरण, नियम में ढील दीजिए। जाहिर सी बात है, जब नियम में ढील देंगे तो फिर कंपनियां भारत आएंगी। निजीकरण, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दीजिए। अभी मैंने बताया कि हर सेक्टर में गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगेगा, प्राइवेट सेक्टर को आगे कर दीजिए। ये काम किया गया। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का मतलब हम ऐसी पॉलिसी तैयार करें जिससे पूरी दुनिया उसमें शामिल हो जाए और पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी बढ़ाने का। उस वक्त नरसिम्हा राव ने एक नारा दिया, पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखो, एक नारा दिया गया था। पूर्व की ओर देखो का मतलब क्या है, ध्यान से एक और बात सुनवा दीजिए। अब तक रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, ये दुनिया के बादशाह हुआ करते थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक छोटा सा देश जापान इधर तैयार हो गया था। कहने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हो गया था, लेकिन 1991 आते आते तक अपने आप को इस कदर वो उठा चुका था। उसके पास टेक्नोलॉजी थी, उसके पास चावल नहीं था, गेहूं नहीं था, अनाज नहीं था, उसके पास टेक्नोलॉजी थी। तो हमने नारा दिया कि पश्चिम की ओर देखने से अच्छा है पूर्व की ओर देखो। जापान से कनेक्टिविटी बढ़ाना, उसके पास टेक्नोलॉजी थी, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और हमारे पास खाद्यान्न हो चुका था और हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो सौदा इधर किया जाए, इधर करने से क्या फायदा। तो फिर इस तरीके से वैश्वीकरण पे हमने जोर दिया, और ये जब सारे नियम बनाए गए, जो कहा जाता है ना लाइसेंस राज हुआ करता था उस जमाने, उसको लाइसेंस राज कहता है। हर बात पे लाइसेंस चाहिए। मैंने बताया ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है। तो फिर उसके बाद से हुआ क्या कि वैश्वीकरण के क्षेत्र में प्रवेश कर अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार उन्मुख कराया जाए। कंपनियां आए, भारत में निवेश करें, वो पैसा दें और रोजगार के अवसर प्रदान होगा।
अर्थव्यवस्था की विकास की दर बढ़ाया जाएगा, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार भी भारत आएगा। जब विदेशी कंपनियां भारत आएंगी तो भारत में भंडार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सीधी सी बात है। वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी जाए। उसके पहले क्या होता था कि बैंक जो रेट तय करता था, किस पे ब्याज देना है, कितने पे पैसा लेना है, देना है, ये सब कुछ गवर्नमेंट यानी कि आरबीआई तय करती थी। अब यहां क्या किया, बैंकों को थोड़ा सा छूट दिया गया। अब बैंक जब छूट पाए तो सीधे अपने तरीके से रेट तय किए और अपना मुनाफा कमाए, और ये मुनाफा कमाए तो आरबीआई के पास भी पैसा बढ़ा। फिर उसके बाद से क्या था, लघु उद्योग में निवेश की सीमा बढ़ा करके 1 करोड़ रुपया कर दिया गया। लघु उद्योग छोटे छोटे उद्योग है, उसमें निवेश की सीमा बढ़ा करके 1 करोड़ किया गया, यानी कि बड़े लोग अब इसमें शामिल हो गए। औद्योगिक लाइसेंसिंग और पंजीकरण को समाप्त कर दिया। अभी मैंने बताया लाइसेंस राज जो था उसको खत्म किया गया। सिगरेट, शराब, औद्योगिक विस्फोटक, रक्षा उपकरण, खतरनाक रसायन और ड्रग्स, यानी ये 6 सेक्टर थे, इनको छोड़ करके सभी उद्योगों पर से लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। यानी पहले क्या था कि इनके अलावा सारे उद्योग, जितनी फैक्ट्रियां थी, सब लाइसेंस लेना पड़ता था। जैसे आज के डेट में आप मेडिकल स्टोर खोलेंगे या खाद की दुकान खोलते होंगे, बंदूक की दुकान खोलते होंगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता होगा, शराब की दुकान खोलें लाइसेंस लेना पड़ता होगा आज के डेट में। लेकिन 1991 से पहले कोई भी दुकान खोले तो लाइसेंस लेना पड़ता था, कोई भी बड़ा दुकान खोले तो, कोई बड़ी फैक्ट्री लगाई लाइसेंस लेना पड़ता था। तो उतना इतना पेचीदा मामला होता है कि हर कोई कर नहीं पाता था। तो सीधी सी बात आज के डेट में यह कर दिया गया कि शराब, सिगरेट की फैक्ट्री लगाना होगा, औद्योगिक विस्फोटक, रक्षा, खतरनाक रसायन, ड्रग्स, इसको छोड़ के सब कुछ फ्री है, लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। एक पंजीकरण कराइए और आप दुकान अपनी खोल लीजिए। अब इस तरीके से क्या है कि लोग जागरूक हुए और आगे आए। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से बढ़ा करके सिर्फ 3 कर दी गई। 3 ही सेक्टर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के हो सकते थे, उसके पहले 17 हुआ करते थे। यानी कि 17 ऐसे फील्ड जिसमें प्राइवेट के लोग उसमें कदम नहीं रख सकते थे, उसको घटा के सिर्फ 3 सेक्टर कर दिया गया। और वो 3 सेक्टर जो कर दिया गया, ठीक है, जैसे आज के डेट में रेलवे है, रक्षा उद्योग, ऐसे कर इसमें। तो इसमें हालांकि आप जानते होंगे कि रेलवे में भी निजीकरण का अब शुरुआत हो ही चुका है। उस जमाने में 3 सेक्टर को छोड़ करके बाकी सब कुछ फ्री कर दिया गया। अब निजी व्यक्ति यानी प्राइवेट के लोग आए और निवेश करें। तो ये सब कुछ जब हुआ तो फिर बात यह हुई कि सिर्फ 3 महीने में भारत के पास इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया कि सितंबर में ये जो गोल्ड गिरवी रखा गया था, जो मनमोहन सिंह ने रखा 47 टन सोना, वो भी, और जस्ट 2 महीना पहले जो चंद्रशेखर ने रखा था वो भी, सिर्फ 3 महीना बाद भारत उसको वापस लेके आ गया। ये सिर्फ मनमोहन सिंह की पॉलिसी का कमाल था। 3 महीने में भारत के पास इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया कि हम तो संपन्न हुए ही, जो गोल्ड गिरवी रखा गया था वो भी वापस आ गया। अब वहां से लेकर के आज की डेट की दशा ये है। तब हमारे पास शायद उस जमाने में मोटरसाइकिल की बात करें तो किसी के पास बुलेट हुआ करता था, वो भी इक्का दुक्का। जो गांव में बहुत रईस हुआ करते थे, जो बहुत अमीर हुआ करते थे, वो बुलेट जानते थे। कार के मामले में एम्बेसडर कार हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में कितने प्रकार की मोटरसाइकिल होगी, कितनी गाड़ियां भारत में है, शायद नाम भी हम लोग नहीं जानते हैं। आज के डेट में एक एक फैमिली में लगभग 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 मोबाइल है। ये इसी पॉलिसी का कमाल था। तब शायद किसी के पास, गिने चुने लोगों के पास बिल्डिंगें हुआ करती थी, झोपड़ी हुआ करती थी। आज के डेट में किसी के पास झोपड़ी नहीं जनरली, मतलब सामान्य की बात कर लिया जाए तो हम बहुत दूर निकल आए हैं। और ये उसी पॉलिसी का कमाल था। विदेशी निवेश को सीधा बढ़ा दिया गया। कहा कि भाई आइए, आप 51% तक आप निवेश कीजिए, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट ने नियम बना दिया है। अब वो मैंने बताया ना कि दुनिया खत्म हो चुकी थी, वो वाली दुनिया जो जाके दूसरे देश पे कब्जा किया, अब नई दुनिया जन्म ले चुकी थी, तो फिर वो डर अब निकल चुका था। अब वहां से यहां तक की दशा यह है कि तब जो है 1991 में
हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कर्जदार थे, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कर्जदार थे, और आज के डेट में हम दुनिया के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। तब हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था, और आज सोने का भंडार इतना है, 2009 में 300 टन सोना मनमोहन सिंह ने खरीदा था। अभी पिछले साल आप लोग जानते हैं कि 100 टन सोना इंग्लैंड से मंगाया गया है। हालांकि वो अपना ही सोना था, खरीदा नहीं गया है, लेकिन खैर आरबीआई सोने के भंडार में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है आरबीआई के, और आज के रेट में हिंदुस्तान कर्ज, देखिए कर्ज अपनी जगह होता है, कर्ज अपनी जगह होता है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार और फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास इतना है कि कई साल की खरीदारी हो सकती है, 1 2 3 साल की नहीं। अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हम हैं। तो मनमोहन सिंह की वो देन है कि मनमोहन सिंह ने उस वक्त एक कड़ा फैसला लिया था। हो सकता है बहुत सारे लोग मनमोहन सिंह को बदनाम करने के लिए वो एक लाइन चला देते हैं कि मनमोहन सिंह ने इस देश का सोना गिरवी रखा, लेकिन उसके पीछे की सोची समझी रणनीति क्या थी, मनमोहन सिंह ने वो सोना क्यों गिरवी रखा था, ये शायद वो जानते भी हैं, लेकिन फिर भी चूंकि उनको बदनाम करना है ना, तो पीछे की लाइन नहीं बताते हैं लोग। सिर्फ एक लाइन लिख दिया कि मनमोहन सिंह ने सोना गिरवी रखा था, लेकिन क्यों रखा था, उसके पीछे की प्लानिंग क्या थी, सोची समझी रणनीति क्या थी, वो शायद नहीं बताते हैं बहुत सारे लोग। तो आज हम जहां खड़े हैं ना, ये मनमोहन सिंह की उस प्लानिंग का नतीजा है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि मनमोहन सिंह ने जो गोल्ड गिरवी रखा था वो फैसला सही था या गलत था? आप क्या सोचते हैं? मैं तो सोचता हूं कि फैसला बहुत ही सही था। आज हम जहां भी खड़े हैं वो मनमोहन सिंह उस पॉलिसी की देन थी। खैर कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलता है ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।